स्वागत है आप सभी का पांचाल जीएस जी के रिसर्च सेंटर के अंतर्गत। और आज हम पढ़ने वाले साइंस से रिलेटेड एक टॉपिक मानव प्रजनन तंत्र के बारे में, और मानव प्रजनन तंत्र से संबंधित सभी जानकारियां हम प्राप्त करेंगे। तो मानव प्रजनन तंत्र के अपन देखते हैं कि जनन क्या होता है। जनन क्या होता है? जब कोई सजीव अपने ही समान संतति को उत्पन्न करता है अपने जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, तो उसे अपन जनन कहेंगे। और जनन सर्वप्रथम मतलब मानव के अंतर्गत लैंगिक जनन पाया जाता है, नर युग्मक मादा युग्मक होते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जनन क्या होता है। जनन होता है कि मानव या फिर किसी भी कोई भी प्रजाति अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने ही समान संतति को उत्पन्न करता है। उसे जनन कहते हैं। तो जनन किसे कहेंगे? कि कोई भी प्रजाति अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने ही समान संतति को उत्पन्न करती है, अपने ही समान जाति को उत्पन्न करती है, तो उसे जनन कहते हैं। और मानव के अंदर जो है वो लैंगिक जनन पाया जाता है। और मानव के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन पाया जाएगा तो इसके अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक पाए जाएंगे। तो नर युग्मक पाए जाते हैं जो शुक्राणु के तौर पर होते हैं, शुक्राणु होते हैं। तथा मादा के अंतर्गत मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, इसको स्पर्म कहते हैं अपन, और उसको ओवम कहते हैं। मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। और जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाते हैं तो उस प्रक्रिया को निषेचन करते हैं, फर्टिलाइजेशन जिसे अपन कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होगा। तो नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन होंगे तो जो प्रक्रिया कहलाएगी वो कहलाएगी निषेचन। निषेचन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो अंडवाहिनी में फॉलोपियन ट्यूब के अंतर्गत होती है। अंडाणु और नर युग्मक जो शुक्राणु के तौर पर होते हैं वो मिल जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और जनन के लिए जो मानव होता है, मानव के अंतर्गत लड़की और लड़कों में जो यौनारंभ होता है, यौनारंभ के अंतर्गत इनमें लैंगिक कोशिकाएं जो है वो परिपक्व हो जाती है। और इसके अंतर्गत मानव शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मानव शरीर के अंतर्गत किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। लड़कियों में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, लड़कों में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं प्यूबर्टी के वक्त। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि यौनारंभ क्या होता है। यौनारंभ जब होता है तो यौनारंभ के अंतर्गत जो है लैंगिक कोशिकाएं वो परिपक्व होती है। मानव की लैंगिक कोशिकाएं परिपक्व होती है। तो लैंगिक कोशिकाओं में परिपक्वता को यौनारंभ कहते हैं। अब यौनारंभ के अंतर्गत लड़कों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं। तो लड़कों के अंदर किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं यौनारंभ के वक्त? तो आवाज का मोटी होना, त्वचा तेलीय होना,
दाढ़ी आना। इसके अंतर्गत जननांग क्षेत्र होते हैं, जननांग क्षेत्रों पर बाल आना। लड़कों के अंतर्गत ये परिवर्तन आते हैं यौनारंभ के वक्त, और जो मादाओं में यौनारंभ होता है वो 12 से 14 वर्ष की उम्र का होता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कई बार कि माफ कीजिए, लड़कों के अंतर्गत जो यौनारंभ होता है वो कितने वर्ष में होता है या कितने वर्ष की उम्र के अंतर्गत होता है? तो लड़कों के अंतर्गत 13 से 15 वर्ष के अंतर्गत होता है। 13 से 15 वर्ष के अंतर्गत इसमें यौनारंभ होता है लड़की के अंदर। और लड़कियों में जो है वो क्या परिवर्तन आते हैं इसके अंतर्गत? लड़कियों में भी त्वचा तेली होना, आवाज का मोटी होना, स्तनों का निर्माण होना है, या उनके आकार में वृद्धि होना। और जननांग क्षेत्रों पर बाल आना। तो लड़कियों के अंतर्गत जो ये परिवर्तन आते हैं, और लड़कियों के अंतर्गत जो यौनारंभ होता है वो 12 से 14 वर्ष की उम्र में हो जाता है। वो 12 से 14 वर्ष के अंतर्गत इनमें लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। और जो पूर्ण रूप से लैंगिक परिपक्वता होती है वो लगभग 18 वर्ष की उम्र में पूरी हो जाती है। तो यौनारंभ से संबंधित हमने जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर ली है। तो अब हम बात करते हैं कि नर तथा मादा के द्वारा किस प्रकार के हार्मोन को स्रावित किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि नर के द्वारा जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। तो टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है, तथा जो लैंगिक नर युग्मक होता है शुक्राणु, उसके अंतर्गत 4 जो है वो एक नर कोशिका होती है, मतलब एक नर कोशिका के अंतर्गत 4 शुक्राणु पाए जाते हैं। तो एक नर कोशिका में या एक नर युग्मक में 4 शुक्राणु होते हैं। अब मादा के द्वारा किस प्रकार के हार्मोन का स्रावण होगा? मादा के द्वारा जो है वो प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। तो मादा के अंतर्गत प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। और जो एस्ट्रोजन है वो कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावण होता है। एस्ट्रोजन होता है जो कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। और एस्ट्रोजन जो है वो कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है एक मादा जनन कोशिका में। एक मादा जनन कोशिका के अंतर्गत एक अंडाणु होता है। तो एक मादा जनन कोशिका में एक अंडाणु होता है। और जो मानव जाति होती है उसके अंतर्गत जो लिंग निर्धारण होता है वो किस विधि द्वारा होता है? तो मानव द्वारा, मतलब मानव प्रजाति के अंतर्गत, मानव प्रजाति में जो लिंग निर्धारण होता है वो XX और XY विधि द्वारा होता है। XX मादा क्रोमोसोम्स होते हैं और XY नर क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे।
तो नर के अंतर्गत टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। एक नर कोशिका के अंतर्गत 4 शुक्राणु होते हैं। मादा के अंतर्गत प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्राव होता है। जो एस्ट्रोजन होता है वो कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। एक मादा जनन कोशिका के अंतर्गत एक अंडाणु होता है तथा मानव प्रजाति में जो लिंग निर्धारण होता है वो XX तथा XY के अंतर्गत होता है। और अब हम देखते हैं कि मानव प्रजनन तंत्र के अंतर्गत आने वाले नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को हम विस्तार से पढ़ेंगे अभी। तो नर जनन तंत्र के अंतर्गत हम नर के जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और नर जनन तंत्र के अंतर्गत किस प्रकार के अंग पाए जाते हैं, किस प्रकार उसके अंतर्गत किस प्रकार के हार्मोनों को उसका स्त्रवण होता है। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं कि नर जनन तंत्र, मैन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नरजनन जो होता है, नरजनन तंत्र के अंतर्गत दो मुख्य अंग पाए जाते हैं, मतलब दो विधियों के द्वारा होता है या दो अंग पाए जाते हैं। पहला जो होता है वो प्राथमिक अंग होते हैं और दूसरा जो होता है वो द्वितीयक अंग होते हैं। प्राथमिक अंगों के अंतर्गत जो है वृषण कोश आते हैं, इधर से शुक्राशय आता है, शुक्रवाहिनी आती है और इसके अंतर्गत प्रोस्टेट ग्रंथि भी आती है। प्रोस्टेट ग्रंथि पूरक के समान आकृति होती है इसके अंतर्गत। और नंबर ई पर हम कहते हैं शीशन। तो प्राथमिक अंगों के अंतर्गत ये सब अंग आते हैं। द्वितीयक अंग, और इन सब अंगों के अलावा दूसरी विधि द्वारा जो जनन होता है वो द्वितीयक अंग कहलाते हैं, जिन अंगों के द्वारा। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे कि प्राथमिक अंगों के अंतर्गत आने वाले वृषण कोश के बारे में। वृषण कोश क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसका क्या कार्य होता है, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्राथमिक अंगों के अंतर्गत हम सर्वप्रथम देखते हैं कि प्राथमिक अंगों के अंतर्गत हम देखते हैं कि वृषण कोश। वृषण कोश क्या होते हैं? वृषण कोश को हम स्क्रोटम भी कहते हैं। वृषण कोश क्या होते हैं? वृषण जो कोश होते हैं वो एक थैली समान संरचना होती है, एक थैली समान संरचना या थैली नुमा संरचना होती है। तो थैली समान संरचना होती है वृषण कोश। और वृषण में उपस्थित, मतलब वृषण कोश के अंतर्गत जो है वो वृषण उपस्थित होते हैं। वृषण कोश के अंदर वृषण उपस्थित होते हैं और वृषण के द्वारा क्या किया जाता है? वृषण के द्वारा जो नर युग्मक होते हैं या नर जनन जो युग्मक होते हैं उनका द्वारा स्त्रवण किया जाता है। शुक्राणु जो होते हैं उनका स्त्रवण होता है। इसके यहाँ पर वृषण कोश के अंतर्गत जो वृषण होते हैं उनके द्वारा शुक्राणुओं का स्त्रवण होता है। वृषण द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है और जो 7 ml स्पर्म होता है, 7 ml स्पर्म के अंतर्गत, स्पर्म क्या होता है मैंने आपको बताया अभी, इसके शुक्राणु होते हैं। 7 ml स्पर्म के अंतर्गत लगभग 10 से 20 लाख शुक्राणु होते हैं। 10 से 20 लाख शुक्राणु। और शुक्राणुओं का जो जीवन काल होता है, स्पर्म लाइफ जो होती है, जब पेनिस के द्वारा शुक्राणु को छोड़ा जाता है तो उसका जीवन काल कितना होता है? लगभग 20 मिनट उसका जीवन काल जो है ज्यादा से ज्यादा होता है।
तो यहाँ पर 7 ml स्पर्म के अंतर्गत 10 से 20 लाख शुक्राणु होते हैं और स्पर्म का जो जीवन काल होता है वो 20 मिनट होता है। शुक्राणु के निर्माण हेतु कम ताप की आवश्यकता होती है। शुक्राणु के निर्माण हेतु कम ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए जो वृषण कोश है वो शरीर के बाहर उपस्थित होते हैं। तो शुक्राणुओं के निर्माण हेतु कम ताप की आवश्यकता होती है। इसीलिए वृषण कोश शरीर के बाहर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर वृषण कोश से संबंधित जानकारी हो गई है। स्क्रोटम जिसे अपन कहते हैं तेरी समान संरचना होती है। वृषण कोश के अंतर्गत वृषण उपस्थित होते हैं और वृषण कोश के अंतर्गत वृषण पाया जाता है और वृषण द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। 7 ml स्पर्म के अंतर्गत 10 से 20 लाख शुक्राणु होते हैं और जो स्पर्म्स का जीवन काल होता है, स्पर्म्स लाइफ जो होती है वो लगभग 20 मिनट होती है। शुक्राणुओं के निर्माण हेतु तो कम ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए वृषण कोश जो है वो एकदम शरीर के बाहर की ओर उपस्थित होते हैं, क्योंकि बाहर का जो तापमान है वो शरीर के भांति मतलब शरीर की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। तो जो वृषण कोश है वो शरीर के बाहर की ओर उपस्थित होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि शुक्रवाहिनी क्या होती है। शुक्रवाहिनी क्या होती है? एक नलिकाकार संरचना होती है जिसको हम अभी पढ़ेंगे। शुक्रवाहिनी का क्या कार्य होता है इसके अंतर्गत भी हम ये भी देखेंगे कि शुक्रवाहिनी किस प्रकार से कार्य करती है और मानव जनन तंत्र के अंतर्गत, नर जनन तंत्र के अंतर्गत किस प्रकार यह जनन मतलब किस प्रकार से जनन होता है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं शुक्रवाहिनी के बारे में। शुक्रवाहिनी क्या होती है? शुक्रवाहिनी को जो है वो वेस डिफरेंस भी कहते हैं। वेस डिफरेंस भी इसे कहते हैं। सर्वप्रथम बात इसके अंतर्गत की नलिकाकार संरचना होती है। नलिकाकार संरचना होती है और दूसरी जो बात होती है कि शुक्रवाहिनी जो शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। और शुक्रवाहिनी जो है वो मूत्र नलिका के साथ संयोजित हो जाती है, मतलब संयोगी तौर पर रहती है और स्कलन नलिका द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो शुक्रवाहिनी मूल मूत्र नलिका के साथ संयुक्त एक नली के तौर पर रहती है। शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका के साथ एक संयुक्त नली बनाती है जिसे स्खलन नलिका कहते हैं। शुक्रवाहिनी जो है वो मूत्र नलिका के साथ एक संयुक्त नली बनाती है जिसे स्खलन नलिका कहते हैं। और ये वाहिका जो है शुक्राशय के साथ जो ये वाहिका है वो शुक्राशय के साथ स्खलन नलिका द्वारा जुड़ी हुई होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि शुक्राशय का क्या कार्य होता है। नंबर 3 जो भाग होता है नर जनन तंत्र के अंतर्गत प्राथमिक अंगों के अंतर्गत शुक्राशय क्या होता है। शुक्राशय एक थैलीनुमा संरचना होती है शुक्राशय की, जहाँ पर शुक्राणुओं का भंडारण होता है और शुक्राणु जो है वो शुक्रवाहिनी द्वारा शुक्राशय तक पहुंचाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं नंबर सी पर शुक्राशय। शुक्राशय को जो है अपन सेमिनाल वेसिकल भी कहते हैं।
सेमिनल वेसिकल इसको कहा जाता है। शुक्राशय जो क्या होता है, एक गोल संरचना होती है, एक थैलेनुमा संरचना होती है, थैलेनुमा संरचना होती है। शुक्राणुओं का भंडारण होता है यहाँ पर। और शुक्राणुओं का भंडारण होता है और शुक्रवाहिनी द्वारा जो है शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें एक थैले समान संरचना होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है, सर्वप्रथम बात जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उनको गति जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है जो शुक्राणुओं को गति प्रदान करने में कार्य करती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा मतलब किसके द्वारा शुक्राणुओं को गति प्रदान व ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा शुक्राणुओं को गति तथा ऊर्जा प्रदान की जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि शुक्राशय जो है वो एक तरल पदार्थ का स्त्रवण करता है जिससे वीर्य का निर्माण होता है या वीर्य के निर्माण में सहायक होते हैं। तो माफ कीजिए, शुक्राशय एक तरल पदार्थ का स्त्रवण करते हैं जो वीर्य के निर्माण में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर शुक्राशय एक थैलेनुमा संरचना होती है और शुक्राणुओं का भंडारण यहाँ पर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि है वो क्या होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि एक अखरोटनुमा संरचना होती है जो कि मानव नर जनन तंत्र के अंतर्गत बाहर के वृषण कोश के पास उपस्थित होती है। गोल संरचना होती है। नंबर डी पर प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है अखरोट समान संरचना होती है। अखरोट समान संरचना होती है। ये जो है बाह्य स्त्रावी एक अंग है, बाह्य स्त्रावी अंग है। तो अखरोट समान संरचना होती है, तरल पदार्थ का निर्माण करती है, एक विशेष तरल पदार्थ का निर्माण करती है। एक विशेष तरल पदार्थ का निर्माण करती है। यह तरल वीर्य का भाग होता है। ये जो तरल का निर्माण करती है तो यह तरल वीर्य का भाग होता है। अखरोट के समान संरचना होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि बाह्य स्त्रावी अंग होता है, विशेष तरल पदार्थ का निर्माण करती है। तरल का ये जो तरल होता है ये वीर्य का भाग होता है। इसके बाद हम देखते हैं शीशन क्या होता है। शीशन को इंग्लिश में पेनिस भी कहते हैं। इसका जो प्रमुख कार्य होता है मतलब बेलनाकार संरचना होती है तथा शुक्राणुओं को जो है वह मादा जनन तंत्र तक पहुंचाने का इसका प्रमुख कार्य होता है। वर्जिना तक पहुंचाने का कार्य होता है इसका। बेलनाकार संरचना होती है। बेलनाकार संरचना होती है और इसके अंतर्गत जो है जब मैथुन का कार्य करता है मतलब मानव जब माताओं के अंतर्गत जब मैथुन की प्रक्रिया होती है तो उत्थानशील अवस्था में आ जाता है। तो मैथुन के समय उत्थानशील अवस्था या उत्तेजित अवस्था
उत्तेजित अवस्था में हो जाता है ये मैथुन के समय। सामान्य अवस्था में ये शिथिल ही रहता है, सामान्य अवस्था के अंतर्गत ये शिथिल रहता है, बेलनाकार संरचना होती है। और जो है मादा जन्नांगों के तक शुक्राणु को पहुंचाने का कार्य भी इसका होता है। तो शुक्राणुओं को वेजिना तक पहुंचाने का कार्य होता है। तो यहाँ पर जो है नरजनन तंत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और नरजनन तंत्र के अंतर्गत जो हमने प्रमुख अंग बने हैं उनके बारे में भी पढ़ लिया है, तो आप इसको उतार लीजिए। तो अब हम बात करते हैं नरजनन तंत्र के अंतर्गत आने वाले जो इसके अंतर्गत आने वाले जो अंग थे उनके बारे में हमने चित्र द्वारा हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जो वृषण कोष है, वृषण कोष के अंतर्गत वृषण पाए जाते हैं, उनके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होगा। वृषण कोष पर एक नलिका जुड़ी होती है जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्रवाहिनी के द्वारा जो शुक्राणु है वह शुक्रवाहिनी द्वारा शुक्राणु यहाँ पर शुक्राशय के अंतर्गत आ जाते हैं, और जो शुक्रवाहिनी है वो मूत्रवाहिनी के साथ जुड़कर एक संयुक्त नलिका का निर्माण करती है जो स्खलन नलिका होती है। यह नलिका और जो प्रोटेस्ट ग्रंथि है वहाँ पर अखरोटनुमा संरचना होती है, तरल पदार्थ एक गुलिया का निर्माण करती है। शुक्रवाहिनियों के द्वारा जो शुक्राणु को शीशन के मूत्र मार्ग से होकर मादा वेजिना तक शुक्राणुओं को भेज दिया जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मादा जनन तंत्र किस प्रकार कार्य करता है। तो अब हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन तंत्र के अंतर्गत किस प्रकार के अंग होते हैं। नंबर 2 पर हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र के अंतर्गत वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा जनन तंत्र के अंतर्गत भी प्राथमिक अंग पाए जाते हैं। प्राथमिक अंगों के अंतर्गत अंडाशय जो है वो प्रमुख होता है। अंडाशय के अंतर्गत क्या होता है कि अंडाणुओं का निर्माण होता है। मादा जन्य कोशिका जो होती है उसे अंडाणु कहते हैं। तो अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो अंडाशय के अंतर्गत अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो जो मादा है उसके अंतर्गत एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। सर्वप्रथम भी बताया था मैंने वीडियो में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। तो प्राथमिक अंगों के अंतर्गत अंडाशय आता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्राव होता है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं मादा जनन तंत्र के अंतर्गत अंडवाहिनी फॉलोपियन ट्यूब का क्या कार्य होता है। अंडवाहिनी किस प्रकार से कार्य करती है, अंडाणु को किस प्रकार से आदान प्रदान होता है, अंडाणु कहाँ तक पहुँचते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं एक पर अंडवाहिनी फॉलोपियन ट्यूब। नलिकाकार संरचना होती है। सर्वप्रथम ये नलिकाकार संरचना होती है। तो अंडवाहिनी जो है वो नलिकाकार संरचना होती है, गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। गर्भाशय के दोनों ओर उपस्थित होती है। तो अंडवाहिनी कहाँ पर पाई जाएगी, गर्भाशय के दोनों ओर उपस्थित होती है। अंडवाहिनी का जो आकार होता है या उसकी लंबाई होती है वो 10 से 20 सेंटीमीटर की होती है। तो इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। तो इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। अंडवाहिनी की नलिका में अंडाणु या अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाए जाते हैं। तो अंडवाहिनी में अंडाणु अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाए जाएंगे। तो अंडाणु जो है वो अंडवाहिनी के द्वारा अंडवाहिनी में से अंडाशय से अंडवाहिनी अंडाणु अंडाशय से गर्भाशय तक
पहुंचाए जाते हैं। तो अंडवाहिनी के अंतर्गत नलिकाकार संरचना होती है, कुंडलित संरचना भी इसको कहते हैं अपन, कुंडलित भी हो सकती है। गर्भाशय के दोनों ओर उपस्थित होती है, इसकी लंबाई जो है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। अंडवाहिनी में अंडाणु अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाए जाते हैं। और इसके बाद हम पढ़ते हैं गर्भाशय क्या होता है। यूट्रस जो इसे कहते हैं अपन, यूट्रस क्या होता है। गर्भाशय भी एक थैलेनुमा संरचना होती है। जिस प्रकार से मानव के अंदर शुक्राशय पाया जाता है, उसी प्रकार से मादा के अंदर गर्भाशय पाया जाता है। मतलब गोल संरचना होती है, थैलेनुमा संरचना। गर्भाशय, यूट्रस, कई बार यूस्ट्रस भी कहते हैं इसे। गर्भाशय, गर्भाशय जो है वह थैलेनुमा संरचना होती है। थैलेनुमा संरचना होती है। गर्भाशय जो एक थैलेनुमा संरचना होती है। एक यह उदर गुहा के नीचे और मूत्राशय तथा मलाशय के बीच होती है। तो उदर गुहा के नीचे, उदर गुहा के नीचे तथा मूत्राशय व मलाशय के बीच उपस्थित होते हैं। बीच उपस्थित होता है। तो उदर गुहा के नीचे उपस्थित होता है। ऊपर से चौड़ा तथा नीचे से सकड़ा होता है। ये ऊपर से चौड़ा तथा नीचे से सकड़ा होता है। तो ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से सकड़ा होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा, गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। तो गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। माता तथा भ्रूण के मध्य स्थापित जो प्रसव होता है वो भी गर्भाशय के अंतर्गत ही उपस्थित होता है, या गर्भाशय में ही रोपण किया जाता है। तो प्रसव या भ्रूण, प्रसव नहीं कहेंगे, प्रसव पैदा होने के बाद जिसे कहते हैं अपन, तो भ्रूण रोपण गर्भाशय के अंतर्गत होता है, गर्भाशय में होता है। तो गर्भाशय क्या होता है, एक थैलेनुमा संरचना होती है, उदर गुहा के नीचे तथा मलाशय तथा मूत्राशय के बीच में उपस्थित होती है। ऊपर से चौड़ा तथा नीचे से सकड़ा होता है गर्भाशय। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है और भ्रूण रोपण गर्भाशय में ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी क्या होती है। अंडवाहिनी, माफ कीजिए, अंडवाहिनी तो हम पढ़ चुके हैं, गर्भाशय भी पढ़ चुके हैं। और जो है नंबर सी पर आती है योनि, या इसे वेजिना भी कहते हैं। योनि या वेजिना कहते हैं। ये गर्भाशय तथा ग्रीवा की सहायता से, गर्भाशय तथा ग्रीवा की सहायता से खुलता है तथा जो है मूलाशय व मलाशय के मध्य स्थित एक 8 से 10 लंबी संरचना होती है। तो इसकी लंबाई जो है वो 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। वेजिना जो है 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो स्त्रियों में मैथुन का कार्य करती है। जो ये वेजिना होती है स्त्रियों में मैथुन का कार्य करती है। तो 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है, मैथुन का कार्य करती है तथा रजोधर्म स्त्राव या प्रसव इसी के द्वारा होता है। रजोधर्म स्त्राव तथा प्रसव इसी के द्वारा होता है।
स्वरजतम जो प्रसाव होगा वो इसी के द्वारा होगा। योनि का माध्यम लेक्टिन तथा कार्बनिक अम्ल का होता है, तो अम्लीय होता है माध्यम। योनि का माध्यम लैक्टिक अम्ल तथा कार्बनिक अम्ल के द्वारा अम्लीय होता है। के द्वारा अम्लीय होता है। तो यहाँ पर इसके बारे में हो गया है वेजिना के बारे में। तो यहाँ पर जो है मादा जनन तंत्र के प्रमुख अंगों के बारे में हो चुका है। तो मानव जनन तंत्र के अंतर्गत हमने दो जनन तंत्रों के बारे में पढ़ा, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र का अभी हम चित्र बनाकर उसे संपूर्ण रूप से समझ लेंगे। मानव जनन नर जनन माफ कीजिए मादा जनन तंत्र किस प्रकार का होता है, वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस प्रकार का होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो मादा जनन तंत्र है उसके अंतर्गत जो अंडाणु होते हैं वो अंडाशय में बनते हैं और अंडवाहिनी द्वारा फॉलोपियन ट्यूब में रहते हैं ये। और फिर बाद में जो गर्भाशय होता है वो यहाँ पर एक थैलीनुमा संरचना होती है। जब शीशन या पेनिस द्वारा अंडाणुओं को छोड़ा जाएगा, माफ कीजिए शुक्राणुओं को जब छोड़ा जाएगा तो शुक्राणु द्वारा वेजिना से होते हुए गर्भाशय से होते हुए फॉलोपियन ट्यूब की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि फॉलोपियन ट्यूब की ओर बढ़ेंगे तो फॉलोपियन ट्यूब में अंडाणु होंगे। तो यहाँ पर कुछ शुक्राणु इधर की ओर चले जाते हैं और कुछ शुक्राणु इधर की ओर चले जाते हैं। इधर की ओर के जो शुक्राणु होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि इधर की ओर जो है वो अंडाणु नहीं बने होते हैं। अंडाणु कब बनते हैं, ये 1 महीने के अंतर्गत बनते हैं, 1 महीने के अंतर में बनते हैं। जैसे 1 महीने के द्वारा यहाँ पर बनेंगे तो 1 महीने के द्वारा यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ पर अंडाणु होंगे, अंडाणु और शुक्राणु जो है वो तब मिलेंगे। तो यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु मिल जाएंगे तो उस प्रक्रिया को अपन कहेंगे निषेचन। तो यहाँ पर जो है वो अंडाणु और शुक्राणु जो है मिल जाएंगे, तो अंडाणु और शुक्राणु मिलने पर निषेचन होगा। निषेचन होता है जो नर युग्मक मादा युग्मकों के बीच होता है, जिसे फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है क्या होगा कि अंडवाहिनी में एक युग्मनज का निर्माण होगा। ये जो अंडवाहिनी है उसमें एक युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज जो है वो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से बनेंगे। युग्मनज को जायगोट भी कहते हैं। तो जायगोट बन जाएगा। जायगोट बनने के बाद जायगोट में जो है समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस जिसे अपन कहते हैं। समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के दौरान ये जो संरचना है वो कोरक के रूप में गोल समान संरचना में बन जाती है। तो ये एक गोल समान संरचना बन जाएगी जिसे कोरक कहेंगे अपन, कोरक कहेंगे। और जो कोरक होता है वह गर्भाशय के अंतर स्तर में जाकर, गर्भाशय के अंतर स्तर, जैसे यहाँ पर गर्भाशय के अंतर स्तर में ये जो है कोरक चला जाएगा, गर्भाशय के अंतर स्तर में कोरक चला जाएगा। और इस अवस्था को जो है अपन भ्रूण रोपण कहते हैं। कोरक जब यहाँ पर गर्भाशय तक आ जाता है तो इस अवस्था को भ्रूण रोपण कहते हैं। कोरक के अंतर्गत ये विभिन्न भ्रूणीय अवस्थाओं से गुजरता है। इसके अंतर्गत जो है विकास होता है। इसके अंतर्गत पूर्णतः पश्चात इस भ्रूणीय विकास के अंतर्गत भ्रूणीय विकास होता है। भ्रूण विकास के बाद जो संरचना बनती है उसे प्रसव कहते हैं। और प्रसव जो संरचना बनेगी उसके बाद जो है शिशु का जन्म हो जाता है। तो कोरक में जो है विकास होगा, विकास होने के बाद प्रसव बनेगा और प्रसव के बाद सुसंगठित एवं सुजनित शिशु का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम मादा जनन तंत्र के अंतर्गत ये पढ़ चुके हैं, तो आप इसको उतार लीजिए। तो अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ, उसके अंदर आप समझ जाएंगे किस प्रकार से जनन होता है, किस प्रकार से प्रसव का निर्माण होता है, लिंग निर्धारण कैसे होता है, किस के बच्चा किस लिंग का होगा। तो आप देखते हैं कि मेल और फीमेल के अंतर्गत जो नर युग्मक होंगे और फीमेल के अंतर्गत जो है मादा युग्मक होंगे। मादा युग्मक अंडाणु के रूप में होंगे तथा नर युग्मक
और जो नरयुग्मक के अंतर्गत जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। इसके अंतर्गत भी गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। और जो है ये प्लस इनके अंतर्गत गुणसूत्रों की संख्या होती है। और ये जो है ऑटोसोम्स तथा ओलोसोम्स में बटे होते हैं। ऑटोसोम ओलोसोम में बटे होते हैं। ऑटोसोम और ओलोसोम क्या होते हैं? ऑटोसोम जो होता है वो उनकी संख्या होती है 44। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानव या फीमेल के अंदर या मानव कोशिका के अंतर्गत शुक्राणु मानव कोशिका के अंदर शुक्राणु में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं गुणसूत्रों के ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो 44 होती है। और ओलोसोम्स की संख्या जो होती है वो 2 होती है। फीमेल के अंतर्गत भी यही होगा। ऑटोसोम्स की संख्या जो है और ओलोसोम्स की संख्या जो है वो बराबर रहती है। तो ऑटोसोम्स की संख्या 44 यहाँ पर भी होगी, 2 यहाँ पर भी होगी। अब क्या होगा? इसके द्वारा जो है वो ओलोसोम्स जो है वो XY होते हैं और इसके अंतर्गत फीमेल के अंतर्गत ओलोसोम्स जो है वो XX होते हैं। तो XX और XY के अंतर्गत यहाँ से 22 आते हैं, यहाँ से 22 आते हैं। तो 22 यहाँ से आएंगे, 22 यहाँ से आएंगे। 22 गुणसूत्र जब मिलेंगे तो 44 गुणसूत्र बन जाएंगे। 44 गुणसूत्र बनने के बाद जो है इससे केवल बॉडी का निर्माण होगा। 44 गुणसूत्रों के द्वारा ओनली बॉडी का निर्माण होगा कि किस प्रकार की बॉडी होगी। और जो ओलोसोम्स मिलेंगे, ओलोसोम्स जब मिलेंगे, यदि नर के अंदर से X गुणसूत्र आता है और मादा के अंदर से भी X गुणसूत्र आता है तो XX बन जाएगा। ये केस फर्स्ट हो जाएगा। तो केस फर्स्ट के अंतर्गत क्या होगा कि यदि XX मिलते हैं तो गर्ल बन जाती है, लिंग जो है वो गर्ल हो जाता है। और यदि नर के अंदर से Y गुणसूत्र आता है और मादा के अंतर्गत से XC आएगा, क्योंकि इसके पास XC होते हैं तो अपना XC दे दिए, तो XY हो जाएगा। XY होने पर केस सेकंड क्या हो जाएगा? केस सेकंड के अंतर्गत X और Y गुणसूत्र मिल जाएंगे तो सेकंड केस के अंतर्गत बॉय निर्माण हो जाएगा। और जब इनमें ही दिक्कत आ जाती है या फिर ओलोसोम्स की संख्या बढ़ जाती है या ऑटोसोम्स की संख्या बढ़ जाती है मादा या नर में, तो यहाँ पर नपुंसकता हो जाती है, सिंड्रोम्स वगैरह बन जाते हैं। सिंड्रोम्स भी बहुत प्रकार के होते हैं। टर्नर सिंड्रोम्स हुआ। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिंड्रोम्स के बारे में भी बताऊं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि सर सिंड्रोम के ऊपर भी वीडियो बनाए, तो सिंड्रोम के ऊपर भी वीडियो बना सकेंगे। तो यहाँ पर मेल के अंतर्गत 46 गुणसूत्र होंगे, ऑटोसोम्स 44 होंगे, ओलोसोम 2 होंगे। ओलोसोम्स के द्वारा है जो लिंग का निर्धारण होगा, तो लिंग निर्धारण ओलोसोम्स के द्वारा होता है, ओलोसोम्स के द्वारा। और जो XX और XY विधि होगी वो लिंग निर्धारण विधि कहलाएगी। तो इसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार लिंग निर्धारण होगा। तो मैं इसके अंतर्गत एक और चीज बताता हूँ आपको कि जो लड़का होगा या लड़की, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लड़का होगा या लड़की वो सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, आरपीएससी एग्जाम्स में पूछा गया था कि लड़का होगा या लड़की, ये किस क्रोमोसोम पर डिपेंड करेगा? तो ये मेल क्रोमोसोम पर डिपेंड करेगा। मेल क्रोमोसोम पे निर्भर करता है कि लड़का होगा या लड़की। अब लड़का होगा या लड़की कैसे डिपेंड करेगा? क्योंकि X और Y ओलोसोम जो होते हैं वो नर के अंदर ही होते हैं। मादा के अंदर जो ओलोसोम्स होते हैं वो XX ही होते हैं। मादा केवल अपने ओलोसोम XX ही देती है, क्योंकि अगर ओलोसोम्स नर के अंतर्गत X आता है और मादा के अंतर्गत से तो X आएगा इसी, तो लड़की बन जाएगी। और Y आता है और डिपेंड करता है कि वो कौन सा क्रोमोसोम आता है मेल के अंदर से, तो मेल क्रोमोसोम्स पे ही डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की। बच्चों के लिंग निर्धारण में जो है वो पिता का क्रोमोसोम होता है वो बहुत मान्य रखता है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको
वीडियो समझ में आए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।